नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, जिसकी थ्योरी की क्लास ऑलरेडी मैंने ले ली है, इसके प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स को जानेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, संविधान संशोधन पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, वीडियो कोर्स में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशन पर एमजेटी ऐप पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा समय दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन पर, तो आपको अपने मन से आंसर करना है। वैसे तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ तो बताऊंगा ही हर एक क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है किस अनुच्छेद के अनुसार? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 में आर्टिकल 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये किसके संविधान से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये भी बहुत पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अगला, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? अभी मैंने आपको बताया है, आप बताइए कमेंट करके। जी देखिए, बिल्कुल संविधान में जो संशोधन होता है आर्टिकल 368, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यहाँ पर देखिए, मूल अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? रसिया के संविधान से लिया गया है। तो संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, इस पर भी आपको वीडियो दी जाएगी, तो इसमें हम लोग बाकी के भी जानेंगे बारे में। ठीक है, डिटेल में, जैसे नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आपातकाल व्यवस्था जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ये सब चीज़ें जानेंगे। ठीक है, समवर्ती सूची वगैरह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला देखते हैं। अगला, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है किसके द्वारा? देखिए, संविधान में अगर संशोधन करना होता है तो इसके द्वारा, इसमें पहल किसके द्वारा की जा सकती है? पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा में। क्या केवल लोकसभा में ही संविधान संशोधन के लिए पहल की जा सकती है, यानी बिल लाया जाता है? नहीं। केवल राज्यसभा में? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल राज्य विधानसभाओं में? नहीं, बिल्कुल नहीं। संसद के किसी एक सदन में? बिल्कुल करेक्ट। देखिए, अगर आपको दोस्तों संविधान में संशोधन करना है तो फिर करना क्या होता है? संसद के किसी एक सदन में बिल लाया जाता है। बिल यानी विधेयक लाया जाता है। अब उस विधेयक पर दोस्तों चर्चा पर चर्चा होती है। जो संसद के जो सदस्य होते हैं, मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल लोकसभा में लाते हैं बिल, लोकसभा में लाया गया तो वहाँ पर चर्चा होगी। उस पर अगर 2/3 बहुमत से वो पास हो जाता है। कुछ बिल होते हैं जो 50% जिनकी ज़रूरत होती है, उसको मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर 2/3 बहुमत से वहाँ से पास हो जाता है, फिर वो जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में भी अगर पास हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देता है अगर, तब फिर वो जो बिल है, जो विधेयक है, वो अधिनियम बन जाता है, वो कानून बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, ये होती है प्रक्रिया संविधान में संशोधन करने की। अब देखिए, ये तीनों सदन आपको याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के अभिन्न अंग हैं, संसद के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, संसद के अभिन्न अंग है ये तीनों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन्हीं से तीनों से मिल करके संसद का निर्माण होता है, जो कि आर्टिकल 79 में कहा गया है। क्लियर है इतना? तो संसद के किसी एक सदन में। अच्छा हाँ, एक और पूछा जाता है धन विधेयक। धन विधेयक दोस्तों ये लोकसभा का विशेषाधिकार होता है। लोकसभा का विशेषाधिकार होता है धन विधेयक। इसको छोड़ करके बाकी जो विधेयक हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो राज्यसभा से उठाओ या फिर लोकसभा से लाओ, तो दोनों ही सदन से पारित किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, संविधान में संशोधन अगर करना है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना है, तो इसके लिए 3 प्रकार का प्रोसेस होता है। तो एक तो इसमें सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया, लोकसभा में बिल लाइए, फिर उसको राज्यसभा में, लोकसभा में पास कराइए, फिर राष्ट्रपति के पास जाइए, मुहर लगवा लीजिए, वो संशोधन हो गया। दूसरी प्रक्रिया, राज्यसभा में लाइए, यही सेम काम कीजिए, राज्यसभा में पारित कराइए, पास कराइए, इसके बाद लोकसभा में पास कराइए, फिर राष्ट्रपति के पास जाइए, पास हो गई। तीसरी जो प्रक्रिया है वो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश, इसको राष्ट्रपति वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको बताया गया है वीडियो कोर्स में।
राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत 123 आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। और अध्यादेश के स्थिति में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति को या फिर देश को उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई कानून लाना, लेकिन संसद की बैठक नहीं हुई रहती है। संसद की बैठक तो आप जानते हैं 3 बार बैठक होती है, ठीक है। तो अगर कोई सत्र की बैठक नहीं हो रही होती है, उस टाइम पर अगर कोई कानून लाना है और लग रहा है ऐसा कि ये कानून लाना बहुत ज़रूरी है, हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं संसद की सत्र का बैठने का, तब राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। इसको लाने के लिए अनुच्छेद 123 का सहारा लिया जाता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि आप कानून ले आओ, बाद में जब संसद का सत्र बैठेगा तो उसमें चर्चा करके इसको पास करा लिया जाएगा, ठीक है। अभी जो तीनों कृषि कानून बिल लाए गए थे, आपको याद होगा, ये संसद की सत्र नहीं बैठी थी, अध्यादेश के तहत ही लाए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, या फिर जनमत संग्रह से। देखिए दोस्तों, जनमत संग्रह से संशोधन नहीं किए जाते हैं, यानी संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें आम आदमी, आम नागरिक भाग नहीं लेते हैं, उसमें संसद के सदस्य भाग लेते हैं। और भी संसद के सदस्यों के लिए 2/3 बहुमत या बहुमत होना ज़रूरी हो जाता है। क्लियर है? बहुमत कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया था, अभी जो पहला भाग बताया था मैंने संविधान का, तो पहले भाग में क्या बताया था कि अगर लेना होता है, किसी विदेशी राज्य को ऐड करना होता है, मान लीजिए पाकिस्तान पर कब्जा करना है, तो फिर हमारे संविधान के आर्टिकल 4 के तहत ये कहा गया है कि अनुच्छेद 368 मंजूरी, इसको जरूरी नहीं समझा जाएगा, ठीक है। ये वाला जो संशोधन होगा उसमें आर्टिकल 368 जरूरी नहीं समझा जाएगा, यानी राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य नहीं होगी। हम लोग जो संसद, जो सरकार होगी वो कैप्चर कर सकती है, कब्जा कर सकती है, या दूसरे देशों को आपस में मिला सकती है अपने देश में, उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं होगी। और एक और पॉइंट उसी में कहा गया था कि 50% बहुमत ही सफिशिएंट होता है किसी ये वाला इस टाइप का अमेंडमेंट करने के लिए, ठीक है, आर्टिकल 4 के तहत। तो आर्टिकल 4 के तहत ऐसे जो कोई विशेष स्थिति हो, ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति का भी सहारा लेना जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति की भी मंजूरी जरूरी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 4 को 368 से बाहर रखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 4 के तहत जो अगर संशोधन किया जाएगा उससे, तो इस वजह से 2/3 बहुमत या फिर बहुमत भी, क्योंकि 50% से ऊपर तो मतलब इसे बहुमत ही कहेंगे, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। लेकिन जनमत संग्रह ये तरीका नहीं है, कोई आम नागरिक संशोधन नहीं कर सकता है, संसद के ही सदस्य करेंगे। अगला, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया? दोस्तों, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ या कहें भारत में पूरी तरीके से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उसके एक वर्ष बाद ही इसमें संशोधन करना पड़ गया, 1951 को ही। 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हो गया, 1951 को। कौन सा था पहला संशोधन? देखिए, पहला संशोधन जो था इसमें कृषि सुधार को लेकर के, कृषि भूमि सुधार को लेकर के किया गया संशोधन, ठीक है। इसके अलावा भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची ऐड हुई, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया था। ये सभी चीज़ें पहले ही संविधान संशोधन में कर ली गई, 1951 में ही। अगला, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? देखिए आ गया क्वेश्चन, देश की सुरक्षा से नहीं, भारत की प्रधानमंत्री की सुरक्षा से नहीं, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, बिल्कुल करेक्ट, कृषि भूमि सुधार से ये था, और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, पहले संशोधन में, जो कि 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला, किस संशोधन के द्वारा नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया? नागालैंड राज्य को, कि नागालैंड जो है ये जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब ये राज्य नहीं था, इसको राज्य का दर्जा 13वें संविधान संशोधन के तहत मिला। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में, 1962 में। चलिए, अच्छा, ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सा राज्य किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया और किस वर्ष ऐड किया गया, इसको तो करेंट अफेयर में मैं आपको बता ही देता हूँ वैसे। अगला देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की अनुसूची वाले चैप्टर में इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए 8वीं अनुसूची जो है इसमें 22 भाषाएं हैं अभी वर्तमान में। संविधान में जो अनुसूची है उसमें 8वीं अनुसूची जो है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और ये 22 भाषाएँ ये 22 भाषाएँ भारत सरकार के द्वारा अधिकृत किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए
इसमें ध्यान रखिएगा, भारत में जो अनुसूची हैं इनकी संख्या है 12, ठीक है। यहाँ पर 8वीं अनुसूची के बारे में बात हो रही है, लेकिन जब भारतीय संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थी? तब यही 8 ही अनुसूची थी, ठीक है, 8 अनुसूची थी। और 8 अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची, अभी मैंने आपको बताया 1951 में जुड़ा, अभी 10वीं अनुसूची भी आगे आएगा, ठीक है, फिर 11वीं अनुसूची, फिर 12वीं अनुसूची आएगी, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। क्लियर? चलिए, अभी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो से। फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21st अमेंडमेंट हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें सिंधी भाषा को दोस्तों जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची के तहत, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1962 में हुआ था। ओके, अगला देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो दोस्तों मेघालय राज्य की स्थापना 22वें संविधान संशोधन के तहत की गई है। ध्यान रखिएगा, मेघालय के साथ साथ मणिपुर और त्रिपुरा, इन दोनों को भी अस्थायी राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। कब? 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 राज्य भारतीय राज्य बने, ठीक है। अगला, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम 545 निर्धारित की गई? तो ये 31वां संविधान संशोधन था दोस्तों। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ और इसके तहत 525 सीटें थी भारतीय संविधान की लोकसभा में, भारतीय संसद की लोकसभा में, और इसकी सीटें बढ़ा करके 545 कर दी गई, ठीक है, 545 सीटें कर दी गई हैं। चलिए अगला, सिक्किम को पूर्णतया राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों 36वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत 22वां राज्य बना था सिक्किम, 22वां राज्य बना था, ठीक है। ये 16 मई 1975 को सिक्किम को भारतीय राज्य के साथ जोड़ा गया, भारत का पूर्णतया राज्य का दर्जा दिया गया और 22वां राज्य बना सिक्किम। ये आपको ध्यान रखना है। अभी 16 मई को सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया गया था। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि बहुत लंबा ये संशोधन था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए। तो 42वां और 44वां दोनों याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए, पहली चीज़। दूसरी, इसमें मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य भी इसमें शामिल किए गए हैं, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? देखिए, 42वां संविधान संशोधन नियम 1976 में जो आया था, इसे मिनी संविधान या लघु संविधान की संज्ञा दी गई। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन शुरुआत में जब जुड़े थे तब 10 मौलिक कर्तव्य ही जुड़े थे। रसिया के संविधान से लिया गया है, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा को, तो देखिए, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पहले समझ लीजिए, इसके बाद आप लोग आंसर कीजिएगा। देखिए, शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, ये राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में इसलिए लाया गया क्योंकि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, ये किसी के लिए बाउंडेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पर केवल राज्य का अधिकार हो या इस पर केवल केंद्र का अधिकार हो, ठीक है। जो स्टूडेंट हो उस पर केंद्र और राज्य दोनों हेल्प कर सके उसकी, इसलिए किया गया। अभी जब आप अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें है जो केंद्र सूची होती है, ऐसी सूचियां, ऐसी लिस्ट कुछ प्रोवाइड कराई गई जहां पर केंद्र का केवल अधिकार हो, कुछ ऐसी लिस्ट प्रोवाइड कराई गई जिसपे राज्य सरकार का अधिकार हो, फिर कुछ ऐसी लिस्ट थी जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता हो, तो उसे समवर्ती सूची कहा गया है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार हो, ठीक है, दोनों का थोड़ा थोड़ा हेल्प किया जाए जनता के लिए। तो इसीलिए शिक्षा जो है, इस पर राज्य और केंद्र दोनों हेल्प कर सके, इसलिए इसको समवर्ती सूची में डाला गया। अब बात आती है कि इसको किस संविधान संशोधन के तहत डाला गया? ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था, 1976 में ही, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो बहुत ही इजी है, अभी मैंने आपको बताया 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन में ही, 1976 में जो कि हुआ था,
ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो दोस्तों ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए अगला, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर यह तैयार किया गया। किसकी समिति पर? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ये किया गया था, इनकी सिफारिश पर ये तैयार किया गया था। अगला देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वो क्या है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। शुरुआत में केवल 10 मौलिक कर्तव्य ही शामिल किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्षों के लिए कर दिया गया? तो दोस्तों ये 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था 1978 में। ये वाला भी संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 44वां भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 42वां और 44वां और उधर 73वां और 74वां, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन, इसके तहत लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। साथ ही साथ एक और बड़ा चेंजेस हुआ था दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 21 से हटा करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया और 300 के क में डाल दिया गया। आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? सी ऑप्शन, 44वां। अगला देखते हैं। अगला है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 1985 में ये संविधान संशोधन किया गया था, 52वां संविधान संशोधन, और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखिए फिर से रिवाइज कीजिए, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित थी, शुरुआत में 8 ही अनुसूची थी, फिर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में ही। ठीक है, पहले संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसके बाद 10वीं अनुसूची आई, 10वीं अनुसूची अभी ये 1985 में आई। अभी 11वीं और 12वीं आएगी। ठीक है, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो 52वां संविधान संशोधन, इसको ध्यान रखिए। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? ये भी बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके लिए 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, 1989 में, और इसके तहत मतदाता जो होते हैं उनकी आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, वोटर्स की। अगला, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम राज्य को 53वें संविधान संशोधन के तहत, 53वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1986 में। तो 53वें संविधान संशोधन 1986 के तहत मिजोरम को ये दर्जा दिया गया राज्य का। ठीक है, पूर्ण राज्य का। अगला, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR जो कहते हैं हम लोग, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें संपरिवर्तित करता है? तो इसके लिए भारतीय संविधान में 69वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसके तहत ही दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और नेशनल कैपिटल रीजन के क्षेत्र में भी इसे परिवर्तित किया गया। ठीक है, विधानसभा भी दिल्ली में है। भारत में 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर उनकी विधानसभाएं हैं, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और पुडुचेरी में। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों को आपको ध्यान रखना है। अगला, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, रिवीजन करते रहिए। इसमें 3 भाषाएं और कब ऐड की गई थी? मणिपुर, नेपाली और कोंकणी। इसके लिए दोस्तों 71वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, 1992 में। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? देखिए, नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 1993 में हुआ था, 1993 को, नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। अब ध्यान से समझिएगा, इसके तहत इसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जब जुड़ी तो उसमें क्षेत्र पंचायत जोड़े गए। ठीक है, क्षेत्र में जो गाँव में आप लोग सुनते हैं ना, ये पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। लेकिन फिर देखा गया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, पूरी तरीके से लागू नहीं हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि फिर 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई इसी में अनुच्छेद 243 में ही, आर्टिकल 243 में है ये सब पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन। तो इसी में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत नगर पंचायती राज व्यवस्था भी लाई गई। तो नगर पंचायत
और क्षेत्र पंचायत, दोनों पंचायती राज व्यवस्था या कहें पंचायती राज व्यवस्था, तो ये लाई गई 74वें और 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 के तहत। तो 73वां संविधान संशोधन ये संबंधित है क्षेत्र पंचायत से और 74वां संविधान संशोधन ये संबंधित है नगर पंचायत से। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। देखिए, दो भाषाएं यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है, बोडो और डोगरी, इसमें दो और होना चाहिए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4 भाषाएं थीं, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इन 4 भाषाओं को दोस्तों 8वीं अनुसूची में फिर ऐड किया गया, तभी टोटल संख्या हो गई 22। अब इसके बाद अब कोई भाषा ऐड नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन ये किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया, इसके लिए 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 2003 में हुआ था ये संशोधन, ठीक है। तो इसके तहत ये हुआ था, 4 भाषाएं जोड़ी गई और 18 से टोटल संख्या हो गई 22 8वीं अनुसूची में। अगला, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों की पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी इसके बाद से ये कहा गया कि अब लोकसभा में सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी, इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों किया गया था 84वां संविधान संशोधन। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, 2026 तक सीटें यथावत बनाए रखने के लिए। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में, ठीक है, 84वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अधिनियम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम लोग कहते हैं जीएसटी का प्रावधान करता है। तो दोस्तों 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि 2017 में लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को पूरी मध्य रात्रि में पूरे भारत देश में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी पर भी एक सेपरेट वीडियो दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो जीएसटी लागू किया गया 101वें संविधान संशोधन के तहत। इसके लिए दोस्तों भारतीय संसद में 122वां बिल लाया गया था, ध्यान रखिएगा, इसके लिए 122वां बिल लाया गया था और वो पारित होकर के 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। क्लियर बिल्कुल। चलिए, तो बस दोस्तों ये तो थे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान के संशोधन से। ऐसे ही हर एक चैप्टर पर आपको प्रैक्टिस सेट की भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है वीडियो कोर्स में। अगर आप और ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं। एमजेटी ऐप आपको ओपन करना है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 149 में, सिर्फ और सिर्फ 149 में आपको मिल जाएगी इंडियन पॉलिटी की पूरी वीडियो कोर्स की सीरीज, ठीक है। तो आप वो हासिल कर सकते हैं 149 रुपये में। कोई भी डाउट आए तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा आप हिंदी का भी वीडियो कोर्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इंटरेस्टेड है तो इसको परचेज कर सकते हैं, ये 199 में है। और एसएससी जीडी का भी फुल कोर्स आया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, ठीक है। तो बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक और शेयर करके हमें बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।